हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सर्वेस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम लोग केवीएस पीआरटी के लिए एनसीईआरटी क्लास फोर्थ रिमझिम बुक का समरी करने वाले हैं। आपको पता है साथियों, इस समरी से केवीएस पीआरटी के एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं जिसमें आपको डायरेक्ट शिक्षक और उसके लेखक भी पूछ रहे हैं और अंदर के कथानक के बारे में भी पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत, जैसे कि मन के भोले भाले बादल के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आइए ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट को करते हैं कि केवीएस पीआरटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अब एग्जाम बहुत कम ही बचा है, 2 दिन बचे हुए हैं, फिर भी क्वेश्चन इम्पोर्ट आ रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कविता का सारांश है आपका, क्या जी, मन के भोले भाले बादल। आइए कविता पढ़ते हैं। इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि इन बादलों के बाल झबरदार हैं और गाल गुब्बारे जैसे हैं। कुछ बादल जोकर की तरह गो तोंद फुलाए हैं, तो कुछ हाथों से सर उठाए हैं। कुछ छोटे ऊँटों के कुबर वाले हैं। कुछ बादलों में परियों के पंख लगे हैं। ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं और शोरों से मतवाले लगते हैं। कभी आगे कहता है कि कुछ बादल तूफानी है और शैतान है। वे अपने थैलों से अचानक पानी बरसा देते। ये बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते हैं, रह रह कर छत पर दिख जाते हैं और फिर तुरंत उड़ जाते हैं। कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कभी कहता है इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे लगते हैं, ये मन के भूले भाले हैं। तो ये क्या है, पहला चैप्टर का सारांश था साथियों। जो दूसरा है, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल के को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ख्वाजा सर, जो अकबर का एक खास दरबारी थे, अपनी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने की ठान ली। बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न उन्होंने सोचा। उन्होंने पूछा, पूरा भरोसा था कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर बीरबल कभी नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह के सामने उनकी ख्वाजा सरा अहमियत बढ़ जाएगी। ख्वाजा सर सीधे अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने तीन सवाल देकर उन्हें कहा कि उनके जवाब बीरबल से पूछे ताकि उनके दिमाग की गहराई का पता चल सके। ख्वाजा के अनुरोध पर बीरबल अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकते हो? बीरबल तुरंत तैयार हो गया। ख्वाजा का पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसके जवाब में बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गिराकर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ख्वाजा का दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। बीरबल ने ख्वाजा साहब की चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें इसमें कोई संदेह दिखाई पड़ता है तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी आपको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा कि ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। ख्वाजा साहब आगे कुछ नहीं बोले। अगला है आपका साथियों, किरमिच की गोंद, किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टी थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था। तभी बगीचे से धम से किसी चीज की गिरने की आवाज हुई। दिनेश तुरंत बगीचे में और दौड़ा। वहां उसने भिंडियों के पौधे को उलट पलट, सीताफल को बेल छान मारी, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। तो ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी निगाह घूस के गड्ढे के ऊपर गई। वहां एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा। सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, इसलिए दिनेश को लगा कि हो सकता है यह गेंद बाहर से आई हो। तभी माँ की आवाज सुनकर वह गेंद उठा लिया और कमरे के अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेटकर वह सोचने लगा कि भले ही यह गेंद मोहल्ले से में से किसी की हो, किंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार इस सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टी थी। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। शाम को सारे बच्चे यहीं एकत्रित हुए। दिनेश ने सबसे पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अनिल, सुधीर, दीपक सभी ने गेंद पर अपना अधिकार जताना शुरू किया, लेकिन दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद तीनों में से किसी की नहीं है। फिर भी दीपक बार बार कहे जा रहा था, गेंद मेरी है, मेरी, सिर्फ मेरी। अनिल उसकी बात काटते हुए बोला,
परा, क्या सबूत है कि यह गेंद तेरी है? फिर दोनों ने वे ठन गई। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद को हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील को सहारा ले रहा था। वह जानता था कि यदि ये गेंद दीपक के पास चली गई तो तीनों मिलकर खेलेंगे। अंत में वह गेंद दिखा दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि जो पक्का सबूत देगा वही गेंद ले जाएगा। गेंद देखते ही दीपक बोल पड़ा, ये मेरी गेंद है। या लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था, लेकिन उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं था। दीपक क्रोध में आ गया। उसने कहा, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। और उसने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। वास्तव में दिनेश का मन सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने कर रहा था, इसलिए उसने सबको कहा, झगड़ा बंद करो, में बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह गेंद जोर से उछली और दरवाजे पार कर सड़क पर जा के हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे स्कूटर के पीछे भागे, किंतु जल्दी ही रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। फिर वे सब ठहाका मार कर हंस पड़े। पापा जब बच्चे थे। अगली कहानी है, पापा जब क्या थे? बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उसमें उससे अक्सर पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। पापा का जवाब कभी एक जैसा नहीं होता। शुरू में वे चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि जब पूरा शहर सोता है तब चौकीदार जागता है। फिर उनकी नजर आइसक्रीम वाले पर गई और उन्होंने ठान लिया कि वह आइसक्रीम वाला बनेगा। ठेले को लेकर घूमते हुए वो खूब आइसक्रीम खाएगा। पापा के माता पिता उनकी इस बात पर खूब हंसे। एक दिन पापा ने रेलवे स्टेशन पर शूटिंग करने वाले आदमी को देख लिया। फिर क्या था, उन्होंने कहा कि शुरू की वे बड़े होकर रेलगाड़ी के डब्बों में की शंटिंग करेंगे। इस पर किसी ने उन्हें उससे कुछ पूछा, फिर आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? पापा ने जवाब दिया कि वे शंटिंग करने वाले और आइसक्रीम बेचने वाले दोनों बनेंगे। जब उनसे पूछा गया कि वे दोनों काम एक साथ कैसे करोगे, तो पापा ने जवाब दिया कि सुबह में आइसक्रीम बेचा करेंगे और उसके बाद स्टेशन चले जाएंगे। कुछ देर डब्बों की शंटिंग करने के बाद वे फिर आइसक्रीम बेचने आ जाएंगे। कुछ देर आइसक्रीम बेचकर फिर स्टेशन चले जाएंगे। सभी हंस पड़े, लेकिन पापा गुस्सा हो गए। एक दिन अचानक पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वे जहाजी और बेपरवाह भी बनना चाहते। अंत में एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि वह असल में कुत्ता बनना चाहता है। उन्होंने बहुत जल्दी भौंकना भी सीख लिया, लेकिन वो अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। इसके लिए वो कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी समय एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। उसने उससे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। फौजी अफसर ने उसे सवाल किया, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तब पापा ने उत्तर जवाब में कहा, वह बहुत दिनों से इस इंसान बनकर रह चुके हैं। इस पर फौजी अफसर ने पूछा, इंसान किसे कहते हैं? पापा ने कहा, आप ही बता दीजिए। इसके बाद अफसर यह कहकर चला गया कि इसके बारे में तुम स्वयं सोचो। पापा सोचने लगे। अचानक यह बात उसकी समझ में आ गई। वह रोज रोज अपनी इरादा नहीं बदल सकते, और अंत में उन्होंने तय कर लिया कि वो एक अच्छा इंसान बनेंगे। बहुत ही शानदार कहानी थी, क्योंकि कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। दोस्त की पोशाक। नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने दोस्त के साथ मोहल्ले में घूमने की इच्छा जाहिर की। जमाल साहब के जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकते। इतना सुनना था कि नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। बन ठन करके दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। उन्होंने पड़ोसी से अपने दोस्त का परिचय कराते हुए उन्होंने यह भी बताया कि ये दोस्त द्वारा पहनी हुई अचकन उनकी नसरुद्दीन की है। यह सुनकर जमाल साहब का मुंह बन गया। उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, क्या क्या यह बताना जरूरी था कि आजकल तुम्हारी है? तुम्हारे पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े नहीं है। नसरुद्दीन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब नसरुद्दीन अपने दोस्तों को हुसैन साहब से मिलवाने ले गया। हुसैन साहब ने जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो आजकल पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हुए। उन्होंने नसरुद्दीन से कहा कि पोशाक के बारे में कुछ नहीं कहना है। ये अच्छा है, तो तुम इस विषय में चुप रहो। नसरुद्दीन जमाल साहब को लेकर आगे बढ़ा और एक पड़ोसी से उनका परिचय करवाया है। यह मेरे बहुत पुराने दोस्त है जमाल साहब। इन्होंने जो स्किन पहनी है उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। नाव बनाओ कविता का सारांश है।
कहता है बरसात का मौसम है, बारिश होने वाली है। एक बच्चा भैया से नाव बनाने को कहता है। वह कहता है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, उसमें बादलों में 7 समुद्र का पानी भरा हुआ है। अतः वह अपने भैया से रस का सागर भरकर लाने को कहते हैं। उसे लगता है कि बारिश खूब होने वाली है, इसलिए वह काफी उत्तेजित है। वह भैया से गुल्लक से पैसे निकाल कर नाव बनाने के लिए रंग बिरंगे कागज लाने को कहता है। वह पानी में नाव तैराएगा और खूब खुश होगा। लेकिन भैया को बारिश और नाव में कोई रुचि नहीं है। वे बोल पड़ते हैं कि यह सब मेरे बस का नहीं। बच्चा समझ जाता है उसके भैया आलस में ऐसा कर रहता। वह उनसे आलस छोड़कर जल्दी से अनुरोध कर रहा है कि नाव बनाओ भैया, नाव बनाओ। दान का हिसाब। एक राजा था। वह कपड़ों के ऊपर हजारों रुपये खर्च करता था, लेकिन दान नहीं दे सकता था। उसके राज्य दरबार में गरीब विद्वान सज्जनों की कोई पूछ नहीं होती थी। एक समय की बात है, उस देश में अकाल पड़ गया। पूरी पूर्वी सीमा के लोग भूख प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, लेकिन वह यह कहकर सहायता देने से इनकार कर दिया कि यह तो भगवान की मार है। क्या है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जब लोगों ने से बहुत विनती की तो वह कहने लगा, लोग अभी कभी अकाल से पीड़ित होंगे तो कभी भूकंप से। इन प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करते करते सारा राज भंडार खत्म हो जाएगा। मैं दिवालिया हो जाऊंगा। राजा की बात सुनकर लोग निराश होकर चले गए। इधर अकाल का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। न जाने कितने ही लोग भूख से मरने लगे। फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत विनती की। फिर 10,000 में ही काम चलाने को कहा, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। एक व्यक्ति ने कहा से रहा नहीं कि वह बोल पड़ा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये सुगंधित वस्त्र, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों को थोड़ा सा धन पीड़ित को मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आया। लोग डर गए और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राजा हंसते हुए बोला, इन छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। 2 दिनों बाद राजसभा में एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, सन्यासी की इच्छा पूरी करो। जब राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सन्यासी बोला, मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगुना, और फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, और फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना। इस तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का यह मेरा यही तरीका है। वह आगे बोला, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। राजा तैयार हो गया। उसने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी खुश होकर घर लौट आया। राजा के आदेशानुसार राजभंडारी सन्यासी को भिक्षा देने लगा। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद उसने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। वह चिंतित हो उठा। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री भी चिंता में पड़ गए। उसने भंडारी से बोला, क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में तो कितने रुपये होंगे? उसने भंडारी को तुरंत हिसाब करने का आदेश दिया। भंडारी हिसाब करके बताया कि 10,48,575 रुपये। सुनते ही मंत्री घर आ गया। सभी उन्हें संभल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। मंत्री ने राजा को बताया कि राजकोष खाली होने जा रहा है। जब राजा ने पूछा वह कैसे, तो मंत्री ने कहा, महाराज, सन्यासी ने अपने भिक्षा देने का हुक्म दिया, मगर वह पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष के 10 लाख रुपये झटकने का उपाय कर लिया है। राजा को होश उड़ गए। राजा का आदेश पर सन्यासी को तुरंत राजसभा बुलाया गया। उसके आते ही राजा सोते हुए उसके पैरों में गिर गए। परा बोला, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, मुझे अकाल पीड़ितों के लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझेंगा कि पूरी शिक्षा मिल गई है। राजा ने रकम कम करने को कहा, लेकिन सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। कौन? कभी बच्चों से पूछता है, वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारा इतना ज्यादा नुकसान करता रहता है? कभी पूछता है कि किसने हमारे बटन कुतर दिए, किसने स्याही को बिखेर दिया, किसने पूरे घर में अनाज फैला दिए, कौन दानों में से मिठाई ले गया, किसकी वजह से तस्वीर के 2 टुकड़े हो गए? वह जीव इतना शरारती है कि कभी चप्पल कुतर देता है तो कभी जूता, कभी किताबों के जिंद काट डालता है तो कभी कागज कुतर देता है। वह शरारती जीव रात भर जगता रहता है और कुछ कुछ आवाजें करके हमें भी सोने नहीं देता। कभी स्वयं उस जीव का नाम नहीं बताता है, बल्कि बच्चों से पूछता है, वह जीव कौन है? तो वह जीव है चूहा। 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 स्वतंत्रता क्यों? 9 साल का धनी अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था। इस आश्रम में पूरे भारत के लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, गाय और बकरियों का दूध दूहना आदि। धनी का काम बिन्नी नाम से बकरी की देखभाल करना था।
उस दिन जब धनी बिन्नी के घास खिला रहा था, उसी समय गांधी जी के कमरे में बैठकर कोई योजना बना रहा था। धनी को सब बच्चा समझते थे, लेकिन धनी का दावा था कि वह सब कुछ समझता। हुआ बिन्नी को लेकर रसोई घर की ओर चला, जहां उसकी माँ चूल्हे में फेंक फेंक कर खाना पका रही थी, फूक फूक कर। माँ ने उसे बताया कि ये सब लोग यात्रा पर जा रहे हैं। धनी कुछ और जानने के लिए तुरंत पूछ बैठा, कहाँ यात्रा की? लेकिन माँ ने डटकर उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद धनी सीधा बिंदा चाचा के पास गया, जो खेत में आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा ने उसे बताया, गांधी जी उनके कुछ साथी, गुजराती साथी, पैदल चलते हुए डांडी नामक जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। वह नमक बनाएंगे। नमक के नाम पर धनी चौंक गया। उसकी नजर में नमक जब दुकान में मिल रहा है तो उसे बनाने की क्या जरूरत नहीं। उसने जिबिंदा चाचा से पूछा, गांधी जी नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? या तो समझदारी वाली बात नहीं है? इस पर बिंदा चाचा ने धनी को बताया कि सभी भारतवासी को, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, उसे नमक पर कर देना पड़ता है। और ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही भी है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को को कर को हटाने को कहा है, लेकिन उन्होंने यह बात ठुकरा दी है। इसलिए उन्हें निश्चय किया है कि वो डांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। इतने सुनते ही धनी कहता है, तब तो गांधी जी बड़े अक्लमंद थे। धनी के मन में ही मन निश्चय कर लिया वह भी दांडी जाएगा। दोपहर के समय वह सीधा अपने पिता के पास पहुंचा और अपने निर्णय को उन्होंने सुना दिया। पिता ने लाख समझाया, लेकिन वह अपने निर्णय से नहीं हटा। फिर उन्होंने कहा, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी ने खुद चुना। इस पर धनी बोला, ठीक है, मैं उन्हीं से पास जाऊंगा और उनसे अनुमति मांगूंगा। अगले दिन धनी सुबह सुबह गांधी जी को ढूंढने निकला। वो गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर सब्जी के बगीचे में चले गए। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी पर चले बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने स्वयं धनी के को पुकार लिया। खुशी खुशी धनी उसके पास गया और हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता? गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी छोटे हुए हो बेटे, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ डांडी की दूरी तय कर पाएंगे। इस पर धनी बोला, आप तो नौजवान ही हैं, आप नहीं थक जाएंगे? गांधी जी सोच कर बोले, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। धनी गांधी जी की बात तुरंत समझ गया। उसने कहा, ठीक है, आपके लिए बिन्नी की देखभाल करूंगा और आपका इंतजार भी करूंगा। थप रोटी थप दाल। पर्दा उठता है और बच्चे मंच पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नानी से रोटी का खेल खेलने को कहती है नीना से रोटी का खेल खेलने को कहती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज ले ली है। अब उसे साथ रोटी का खेल खेलेगी। नीना तैयार हो जाती है और उसके साथ बाकी बच्चे भी। बच्चे के बीच काम का बंटवारा होता है। टीकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम मिलता है। चीनू को दाल बेच बनाने का काम, सरला दही का मट्ठा चलाएगी और तरला मुन्नी के साथ रोटी बनाएगी। टीकू ने बेरियां बेरियां पकाई और चिन्नू ने दाल फ्राई पकाई। लड़कियों ने रोटी बनाने का अभिनय करती है। वह गाती है, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। अब सभी बच्चे मंच पर रोटी दाल खाने की अभिनय करते हुए आधा खाना खाते हैं और आधा बचा कर रखते हैं और फिर सो जाते हैं। अचानक बिल्ली का प्रवेश होता है। वह म्याऊं म्याऊं करके चारों ओर देखती है और छीके पर से मक्खन और रोटी लेने का निर्णय करती है। वो रोटी खाकर तुरंत भाग जाती है। ठीक उसी समय सरला जग जाती है और मक्खन के बर्तन का खाली देखकर चिल्लाती है, मक्खन 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 मलाई कहाँ गई? बच्चे कहते, वह तो बिल्ली चट कर गई। सभी बच्चे की वे खोज में जुट जाते हैं। कुछ अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच के सामने की ओर देखते हैं, कभी बहू बैठकर नीचे झुककर देखने का अभिनय करते हैं। तभी सरला सरला तरला सरला चीख कर कहती है, बिल्ली मिल गई। बिल्ली घबराई हुई सी मंच पर आती है और उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे हंस कर मारने का अभिनय करते हैं। बिल्ली कहती है, अगर तुम सब लोग ऐसे ही टांग पसार कर सो जाओ करोगे तो मैं जरूर आ खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने की कोशिश करती है। सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है। सारे बच्चे पकड़ने के लिए पर्दे के पीछे चले जाते हैं। कहानी समाप्त हो जाती है। नाटक। आइए, पढ़क्कू की सूझ। एक पटक्कू व्यक्ति था। वह तर्क साख पढ़ता था, तेज बहुत था। जहाँ कोई भी बात ना होती वहां भी नई बात कर लेता था। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। यह बहुत गंभीर विषय बन गया था उसने उसके लिए। सोचने लगा कि मालिक ने अवश्य उसे कोई तरकीब सिखा दी होगी। आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया, बिना देखे तुम कैसे समझ जाते हो कि कोल्हू का तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है? मालिक ने जवाब दिया, तुम क्या
क्या तुम बैल के गले में बांधी घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी से आवाज़ आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर उसकी पूँछ पकड़ ऐंठ देता हूँ। इस पर पटक्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रहा जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन समय शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पटक्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ सही है, क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्क साथ नहीं पढ़ पाया है। ओहो शाबाश। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता जब सुबह उठी तो उसे याद आया कि आज बाजार जाना है। वह खुश हो गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथों से पकड़कर पलंग से नीचे लटकाया और चलने फिरने वाली पहिया कुर्सी की मदद ली। वो अपने काम फुर्ती से निपटा ली और नाश्ता कर माँ से झोला रुपया लेकर अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ बाजार की ओर चल दिया। आज छुट्टी का दिन है, हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। वह उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जब वह उनकी जानती तक नहीं थी। सुनीता हैरान यह सोचकर कि लोग उन्हें इस तरह क्यों देख रहे हैं। छोटी लड़की ने आखिर सुनीता से पूछ ही लिया, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? सुनीता अभी जवाब दे ही रही थी कि उस लड़की की मां ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। मां ने उसे समझाया, तुम्हें इस तरह सवाल नहीं पूछना चाहिए। सुनीता दुखी हो गई। उसने लड़की की मां से कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं। सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसने सीढ़ियों पर चढ़ना था। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन अमित नाम के एक लड़के की मदद से वो सीढ़ियां चढ़ गई। सुनीता अमित को धन्यवाद दिया और कहा, जब मैं दुकान तक पहुंच सकती हूँ तो दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार जल्दी में था। उसने चीनी की थैला सुनीता की गोद में डाल दी। सुनीता गुस्सा हो गई। दूसरे की तरह वह भी अपने सामान ले सकती है। तो उसे दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। चीनी को लेकर वो अंतिम अमित के साथ बाहर निकल आई। वह दुखी थी। उसने अमित को कहा, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जैसा कि मैं कोई अजीबो-गरीब लड़की हूँ। इस पर अमित ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवसाय करते। उसने सुनीता से पूछा, तुम इस पर बैठ कर के क्यों बैठती हो? सुनीता ने जवाब दिया, मैं पैरों से नहीं चल सकती। इस पहिया कुर्सी से पहियों को घुमा कर ही मैं चल फिर पाती हूँ। फिर भी दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अमित ने उसकी इस बात पर स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इस तरह तुम भी अलग हो। सुनीता मानने को तैयार नहीं थी। अमित ने उसे फिर समझाया, हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग है। तुम पहिया कुर्सी पर बैठ कर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। सुनीता कुछ सोचने लगी। फिर वह अमित के साथ तेजी से सड़क पर आगे बढ़ गई। उन लोग उन दोनों को घूरते रहे, लेकिन सुनीता ने उसकी कोई परवाह नहीं की। हुदहुद। अगली कहानी कौन सी है साथियों? हुदहुद है 13 नंबर। गर्मी के दिन थे। धूप में ही सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खड़े टेहरे पर बैठे कहीं जा रहे थे। शीघ्र ही वे धूप से परेशान होने लगे। उन्होंने गिद्धों से कहा, अपने पंख से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्धों ने बहाना बढ़ाने पर सुलेमान की भेंट हुदहुद की मुखिया से हुई। उन्होंने उससे भी मदद मांगी। वह मदद देने को फौरन तैयार हो गया। अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान को ऊपर छाया कर दी। बादशाह सुलेमान उन पर बहुत प्रसन्न हुआ। कहा, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा? हुदहुद ने मुखिया से ने कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुद के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने जैसा देखा तो तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। नतीजा यह हुआ कि वहाँ के हुदहुद का वंश समाप्त होने पर आ गया। मुखिया घबरा गया। वह फौरन सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर पैरों का हुआ करेगा। तभी से सभी हुदहुद के सिर पर यह ताज अर्थात कलगी शोभा पा रहा है। हुदहुद एक समुद्री पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग का होता है, मगर उसके सिर काले और सफेद होते हैं। तुम दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नरहनी से बहुत मिलती है, इसलिए कभी कहीं इसे हजामीन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। वो बोलते समय 3 बार हुप हुप हुप
हुप हुए सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुपाहू कहा जाता है, हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से दुपदुबिया भी कहता है, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में से शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाता, वो अंडे पर बैठी रहती है। नर वही भोजन लाकर उसे खिलाता। हुदहुद देखने में तो सुंदर है, परंतु उसकी बोली में मिठास नहीं होती। अगला कविता है मुफ्त ही मुफ्त, गुजराती लोक कथा है। भीखू भाई जरा कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो वे बाजार जाना चाहते थे और ना ही पैसे खर्च करना चाहते थे। वो सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के पेड़ नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करो। फिर उठकर आए, जूता पहना और छड़ी उठाकर बाजार निकल पड़े, केवल यह जानने के लिए कि नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया कि एक नारियल 2 रुपये में है, तो भीखू भाई की आंखें फैल गई। उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखू भाई ने उसे पूछा, अच्छा तो बता, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी में, तब भीखू भाई फौरन उसी तरह चल पड़े। मंडी में व्यवसायियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। भीखू भाई इधर उधर देखा और बहुत जल्दी नारियल वाला दिख गया। उन्होंने उनसे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपया में जो चाहो ले लो। भीखू भाई ने उनसे तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ। हाँ, और तुम्हें यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट इसके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदर का पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख उससे पूछ बैठा, एक नारियल कितने को दोगे। नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे में। भीखू भाई हैरान रहे। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाले तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भीखू भाई को नारियल के बगीचे में जाने की सलाह दे दी। भीखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंचा, वहां के मालिक को देखकर उसने पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। भीखू भाई बेहद खुश हुआ। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों से आगे बढ़ने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए अचानक उनके पैर फिसल गया और उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली मदद देने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन उठाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा यह हुआ कि वो आदमी के पीठ से फिसल गया और अपनी ऊंट से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों पर कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पैर के लटके दोनों जानों को उसने मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े के पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर के ऊपर बढ़ा खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊंट ने किया। हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरी आगे बढ़ा और छोड़ चला। मालिक ऊंट वाले के पैरों में लटका नारियल के पैर अब 3 जान झूले रहे थे। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा, काका काका, कैसे पकड़ रहे रहना, मैंने आपको 100 रुपया दूंगा। इसके बाद ऊंट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपया दूंगे, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खुश हो गए और खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल के हाथ से छूट गया। परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरी ही क्षण एक बहुत बड़ा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा। ये हमारा था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 4 का समरी। हमने क्लास 4 1 2 करा दिया, 3 करा दिया, 5 करा दिया, 4 करा दिया। इस तरह से आपका समाप्त होता है। अब आप लोग अपना एग्जाम दीजिए और खूब अच्छे से लिखिए ताकि आप लोग का रिजल्ट हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।